दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि है। इस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मोनू सिंह से कि शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व किस प्रकार का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एलम जो है पैतृक गांव है, इन सब चीजों को जोड़ते हुए वो उन्हें किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर मोनू सिंह। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इतने महत्वपूर्ण कवि को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एलम गांव से उनका निवास स्थान है, तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ। एलम में उनके पिताश्री रहते थे और एलम शायद ही अपने जीवन में वो कभी गए हों, लेकिन शमशेर ने अपने साहित्य में स्थान स्थान पर खुद को मुजफ्फरनगरी कहा है और कई बार उनके साहित्य में ये संदर्भ आते हैं और ये चर्चा भी आती है कि वो मुजफ्फरनगरी हैं। तत्कालीन समय में एलम गांव मुजफ्फर जनपद में आता था, तो इसीलिए उनका मुजफ्फरनगर से ताल्लुक है। दूसरा महत्वपूर्ण जैसे प्रश्न आपने किया, इसका दूसरे हिस्से की यदि हम और चलें कि शमशेर का व्यक्तित्व किस तरह का था। शमशेर हिंदी कविता के बहुत ही विलक्षण और विशिष्ट कवि हैं। उनकी हिंदी जगत में जितनी चर्चा उनके साहित्य को लेकर होती है, उतनी ही उनके व्यक्तित्व को लेकर भी होती है। शमशेर का व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही शर्मीला, बहुत ही मैं कहूँगा संकोची और बहुत ही भोलापन भी था उनके अंदर। दूधनाथ सिंह की एक पुस्तक है, यदि आप इस पे देख सकें, एक शमशेर भी, संपादक दूधनाथ सिंह। तो किसी ने इसमें कई सारे लेख संकलित हैं। किसी ने अपने लेख में कहा भी कि शमशेर के अंदर एक जाट का भोलापन भी था, क्योंकि वो जाट परिवार से आते थे और किसान परिवार से आते थे। हालांकि उनके पिता खेती नहीं करते थे, उनके पिता नौकरी में थे, तो उनके अंदर वो एक भोलापन था और बहुत ही संकोची किस्म के व्यक्ति थे। और संकोच इतना था कि एक बड़े कवि होने के बाद भी कभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि उन्हें अपने काव्य संग्रह छपवाने, उन्हें अपनी कविताओं को छपवाना है या प्रकाशित किया जाना है या उनसे प्रसिद्धि का कोई मुकाम हासिल करना है। जब सबसे पहली बार उनकी कविताएं दूसरा सप्तक के माध्यम से प्रकाश में आई, तो अज्ञेय जी ने लिखा है कि मैं जब शमशेर के पास इलाहाबाद में गया तो वो खुद नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या किया है, कितना महत्वपूर्ण काम किया है। वो अपनी कविताएं लिखते थे और लिख लिख कर संकोच के कारण अपने बॉक्स में भरते रहते थे, और शमशेर ने वो वहां से उनकी कविताएं निकाली और पहली बार वो हिंदी जगत के सम्मुख सामने आए। तो इस तरह का संकोची व्यक्तित्व था। दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह के साहित्य में और व्यक्तित्व में कहीं कोई विभाजक रेखा नहीं है। जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही उनका साहित्यिक निरूपण या साहित्यिक जो प्रतिफलन है हम उनके साहित्य में देखते हैं। एक बड़े साहित्यकार होने का आतंक उन्होंने कभी किसी पर नहीं जमाया। उन्होंने स्वयं का कोई मिथ नहीं बनाया। वो हर छोटे बड़े व्यक्ति से, हर जात के व्यक्ति से, हर तबके के व्यक्ति से इतनी आत्मीयता से मिलते थे, इतने अपनत्व से मिलते थे कि जब तक वो व्यक्ति उनके पास रहता था उनकी ऊष्मा में, उनकी आत्मीयता में सराबोर रहता था। तो शमशेर का जो व्यक्तित्व है इस तरह का अनूठा व्यक्तित्व है। और दूधनाथ सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बामुहावरा हम इस बात को बखूबी सुनते हैं कि शमशेर या कोई भी व्यक्ति इस तरह का कवि होता है कि जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसे अपने प्रसिद्धि का या अपने उत्थान का या अपने पतन का कोई भय नहीं है। यदि मैं शमशेर से ना मिलता तो ये मेरा मिथ ही रह जाता। जब मैं शमशेर से पहली बार मिला तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है
ऐसा ना जिसे किसी से कोई चाहत है, ना किसी की चापलूसी करनी है उन्हें, ना किसी पद पर पहुंचने की उन्हें जल्दबाजी है, और ना किसी से कुछ प्राप्त करना है। एक निष्प्रह टाइप का व्यक्ति, एक संत टाइप का व्यक्ति, और मैं कहूंगा एक फक्कड़ किस्म का व्यक्ति। और कई संदर्भों में जो उनका व्यक्तित्व है आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनसे मेल खाता है। क्योंकि निराला भी फक्कड़ थे, निराला ने भी कभी अपने जीवन के लिए कुछ नहीं सोचा, और शमशेर ने भी आजीवन आर्थिक अभाव झेले, कोई स्थायी नौकरी उनके पास नहीं थी, कोई कहीं से आमदनी का कोई जरिया नहीं था। बावजूद जैसे निराला की पत्नी का देहांत बहुत कम समय में हो गया, ऐसे ही उनकी पत्नी का भी देहांत बहुत कम समय में हो गया, और बावजूद उसके शमशेर के व्यक्तित्व में इतने आर्थिक अभाव होने के बाद, इतनी दुविधा होने के बाद, इतना असमंजस होने के बाद भी कहीं से आप लेश मात्र भी कड़वाहट नहीं देखेंगे कि उनके जीवन में कोई कड़वाहट हो, या उनके जीवन में कोई उदासी हो, या किसी से कोई शिकायत हो। तो शमशेर हिंदी साहित्य के, मैं समझता हूँ इस मामले में आधुनिक कविता के अकेले और बिरले कवि हैं जिनका व्यक्तित्व अनूठा है, अनुपम है, अद्वितीय है, विलक्षण है और विशिष्ट है। और जितनी विशिष्टता और विलक्षणता उनके साहित्य में है, उतनी ही उनके व्यक्तित्व में भी है। कहीं कोई विभाजक रेखा नहीं, कहीं कोई द्वैत नहीं आप पाएंगे उसमें। तो मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में उनका व्यक्तित्व कई मायनों में विशिष्ट है। जी। और शमशेर बहादुर सिंह का एक जो परिचय है वो दोआब के कवि के रूप में है। दोआब की संस्कृति को उनका जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है, उसमें जो है प्रतिफलित होता है। उस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है सर। और शमशेर की जो ख्याति है हिंदी कविता में, या विशेष रूप से नई कविता में, उनकी ख्याति का एक बड़ा कारण उनकी दो आब की संस्कृति को जाता है। दो आब की संस्कृति अर्थात गंगा जमुना तहजीब का उन्हें एक बड़ा कवि कहा गया। यदि इसकी थोड़ी सी परंपरा में हम जाएं तो ये परंपरा अमीर खुसरो से शुरू होती है, ये परंपरा प्रेमचंद तक आती है, और आधुनिक काल में ये परंपरा का जो निर्वहन है वो शमशेर बहादुर सिंह करते हैं। जब हम उन्हें दो आब की संस्कृति का कवि कहते हैं तो मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहूंगा कि शमशेर की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उर्दू में हुई है, और शमशेर के जो घर का वातावरण था वो भी उर्दू और फारसी का था। यहां तक कि शमशेर के पिता जो सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने उर्दू में एक नॉवल भी लिखा जो कभी प्रकाशित नहीं हो सका। शमशेर के नाना जी उर्दू और फारसी के अध्यापक थे। हालांकि उर्दू के साथ साथ शमशेर के यहाँ हिंदी का परिवेश भी बड़ा उन्नत था, बड़ा समृद्ध था, और उर्दू और हिंदी का जो मेल है, जो अद्भुत मेल है, या उर्दू काव्य संस्कृति या हिंदी काव्य संस्कृतियों का जो सामंजस्य है, जो समरसता है, उनकी कविता में, उनके साहित्य में आप जगह जगह पर पाएंगे। और मैं समझता हूं ये एक ऐसा अनूठा काम है जिसके लिए शमशेर को अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। कि हमारे यहाँ देखा गया कि आजादी के बाद, और खासतौर से आजादी के पहले ही, हिंदी और उर्दू को लेकर तमाम तरह के विवाद हुए, आंदोलन हुए, और अंग्रेजों ने तो भाषा के आधार पर हमें बांटने की कोशिश की, और कह दिया गया कि उर्दू मुस्लिमों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इन सांप्रदायिक शक्तियों से रचनात्मक स्तर पर लड़ रहे थे। यदि आप शमशेर को देखोगे, उनके पूरे साहित्य को देखोगे, तो आप देखोगे कि वो अपने पूरे साहित्य में इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए नजर आते हैं। और हिंदी संस्कृति और उर्दू काव्य संस्कृति दोनों का जो अद्भुत मेल है, जो दोनों का अद्भुत सामंजस्य है, वो शमशेर के यहाँ मिलता है। शमशेर को हम एक कवि के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन जितने अद्वितीय वो कवि हैं उतने ही उत्कृष्ट एक गद्यकार भी हैं। तो उनकी एक गद्य की पुस्तक है जिसका नाम ही उन्होंने दो आब लिखा है। इस दो आब जो ये पुस्तक है गद्य की, इस पुस्तक में उन्होंने कुछ निबंध लिखे हैं। ये निबंध दो तरह के निबंध हैं।
एक निबंध व्यक्तिगत निबंध है और एक निबंध समीक्षात्मक निबंध है। तो व्यक्तिगत निबंध में तो जैसे एक पर्सनल एसे, जिसमें वो बताते हैं कि मेरे प्रिय कवि कौन कौन है और क्यों हैं और कैसे हैं। और लेकिन जो दूसरे जो निबंध है समीक्षात्मक निबंध, मैं समझता हूं उनका ऐतिहासिक योगदान हिंदी साहित्य में है, क्योंकि वहां पर आप पहला ही निबंध देखेंगे तो उर्दू के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, बड़े शायर हुए, जिनका नाम था हाल कवि। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है मुसद्दस। तो मुसद्दस में जो राष्ट्रीयता की चेतना है, जो राष्ट्रीय भावना है, जो सांप्रदायिक एकता की भावना है, और आधुनिक काल में एक कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, जिनकी भारत भारती बड़ी प्रसिद्ध और चर्चित रचना रही है, जिसे अंग्रेजी शासन ने या अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। तो शमशेर अपने पहले ही निबंध में मुसद्दस और भारत भारती का सांस्कृतिक मूल्यांकन नाम से निबंध लिखते हैं, और बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहनता से, बहुत व्यापकता से ये उसमें व्याख्यायित करते हैं, ये उद्घाटित करते हैं कि हिंदू संस्कृति और उर्दू संस्कृति, जिसे हम हिंदू या हिंदी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं, और या किस तरह से इनको एक साथ हमें देखना चाहिए। दूसरा, यदि इन निबंधों को आगे देखोगे तो इसी में शमशेर बहादुर सिंह ने इकबाल पर एक निबंध लिखा है, और इकबाल की कविताओं की विशेषताओं को बड़े तफसील से बयान किया है। गालिब पर एक निबंध है उनका, उर्दू कवयित्रियों पर एक निबंध है उनका। तो इसी तरह से हम देखते हैं तो जो दो आप में जो जितने भी निबंध हैं, वो निबंध एक तरह से दो आप का काम करते हैं, दोनों संस्कृतियों को निकट लाने का काम करते हैं। मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा, ये वही समय है जब देश आजाद हुआ है, और हिंदू मुसलमान का जो तनाव है हिंदू मुस्लिम का, वो पूरे चरम पर है। तो यहां साहित्यकार की भूमिका बड़ी हो जाती है कि वो अपने रचनात्मक कार्यों से इस खाई को पाटने का काम करे। तो शमशेर उन कवियों में से हैं, उन गिने चुने कवियों में से हैं जो इस खाई को पाटने का काम करते हैं। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति या हिंदी संस्कृति बनाम उर्दू संस्कृति के बीच की जो खाई है उसे पाटने का काम करते हैं, उसे समरस करने का काम करते हैं, उसे एक तरह से सामंजस्य काम करने का काम करते हैं। और उनका एक बहुत प्रसिद्ध एक शेर भी है, जिसे अक्सर आलोचक और दूसरे लोग कोट करते हैं। उन्होंने कहा भी है, मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूं, मैं वह आईना हूं जिसमें आप हैं, मैं एक गजल हूं, मैं एक नज्म हूं, मैं एक दोहा हूं। यानी कि सांस्कृतिक जो भाषिक का जो एक दो आब है, वो उसकी निर्मिति करते हैं। तो मैं समझता हूं इस सिलसिले में शमशेर आधुनिक और नई कविता के इकलौते कवि हैं जिनके यहाँ इस तरह की जो समरस संस्कृति देखने को मिलती है। जी, ये शमशेर बहादुर सिंह के विषय में एक अनूठी बात यह भी है कि हिंदी साहित्य के वो दुर्लभ कवि हैं जिनको अलग अलग विशेषण दिए गए हैं। जहाँ उनको दुआब का कवि कहा जाता है, तो अज्ञे जी उनको कवियों का कवि कहते हैं, कोई उनको बिंब का कवि कहता है। तो इतने सारे विशेषण जो शमशेर बहादुर सिंह को दिए गए हैं, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है सर, और इसकी चर्चा लगातार होती है। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो इस तरह के विशेषणों को देखकर उस समय बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब हम आगे उच्च शिक्षा में हमने पदार्पण किया और पठन पाठन की दुनिया में आगे बढ़े और शमशेर की दुनिया से हम थोड़ा गहराई से रूबरू होते चले गए, तब ये विशेषण समझ में आए। सबसे पहला तो जो उनको विशेषण दिया जाता है कवियों का कवि, जो अज्ञेय ने उनको नाम दिया। अज्ञेय ने ही पहली बार उनको दूसरा सप्तक में शामिल किया। हालांकि अज्ञेय उन्हें प्रथम सप्तक में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपने संकोच के कारण वो उनको पांडुलिपियां नहीं दे सके। तो कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि कवियों का कवि जो नाम है वो एक व्यंग को भी प्रतिध्वनित करता है कहीं ना कहीं, कि शमशेर सामान्य व्यक्ति के कवि नहीं है, सामान्य पाठक के कवि नहीं है, कवियों के कवि। उन्हें कवियों को पढ़ना चाहिए, जहां से कवि ऊर्जा पाए, जहां से कवि अपनी अनुभूति को और अपनी शिल्प संबंधी समझ को विकसित करे।
तो दो इसके अर्थ में समझता हूं ध्वनित होते हैं। एक तो कि ये व्यंग का द्योतक है कि सामान्य पाठक की रेंज से वो दूर हैं। दूसरा, उन्हें कहा गया कि शमशेर दुरूह कवि है। और विजय देवनारायण शाही ही हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, शायद तीसरे शतक के कवि हैं। उन्होंने एक लंबा निबंध लिखा, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। उस निबंध में विजय देवनारायण शाही ने कहा है कि शमशेर हिंदी कविता के सबसे दुरूह कवि हैं। उनकी कविताएं इतनी उलझी हुई हैं, इतनी जटिल हैं कि उन्हें श्रोता दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। सामान्य पाठक की पहुंच से दूर है। सामान्य पाठक की पहुंच से वो दूर हैं। उनके काव्य लोक में घुसने का कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। अपने निबंध में उन्होंने विस्तार से बहुत सारी चीजों की चर्चा की है, उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, लेकिन अभी हम विशेषणों को लेकर आगे बढ़ते हैं। शमशेर को मूड्स का कवि भी कहा गया। मूड्स का मतलब कि जब शमशेर अपनी लय में होते हैं, जब उनका मूड बनता है, जब उनके अंदर का कवि जागृत होता है, तब वो अपने काव्य लोक में उतरते हैं और एक अलग दुनिया अपने यहाँ रचते हैं। तो इसीलिए उन्हें मूड्स का कवि भी कहा गया। विजय देवनारायण शाही ने ही उन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा। विजय देवनारायण शाही ने दो चीजें मार्क की हैं, एक तो वो दुरूह कवि हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो बताते हैं कि सौंदर्य का सबसे बड़ा कवि आज तक यदि हिंदी में कोई हुआ है तो वो शमशेर बहादुर सिंह है। लेकिन मैं यहां ये भी रेखांकित करना चाहूंगा, जब वीडी शाही ये कहते हैं कि वो सौंदर्य के कवि हैं, तो वीडी शाही का जो मंतव्य है कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें केवल सौंदर्य तक ही समेट दिया जाए। उनकी जो जन पक्षधरता है या उनकी कविता के जो दूसरे मुद्दे हैं, जो दूसरे आयाम हैं या जो दूसरे फलक हैं, उन फलकों की चर्चा ना की जाए। और यहां तक कि वीडी शाही तो कहते हैं कि या तो सौंदर्य का कवि जायसी हुआ था या फिर शमशेर हुआ था। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी मंतव्य है। इन विशेषणों के साथ एक विशेषण और मुझे याद आता है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने एक विशेषण उन्हें दिया, शमशेर की शमशेरियत। अब आप पूरे हिंदी साहित्य में देखोगे तो ऐसा जो विशेषण है, ऐसा जो पद है, वो किसी आलोचक ने या किसी कवि ने किसी के लिए नहीं किया। हम अज्ञेय की अज्ञेयत नहीं कहते, हम नागार्जुन की नागार्जुनियत नहीं कहते, हम मुक्तिबोध की मुक्तिबोधियत नहीं कहते, हम शमशेर की शमशेरियत कहते हैं। यानी कि शमशेर की जितनी भी कविताएं हैं या जितना भी उनका साहित्य है, उसमें एक शमशेरियत की छाप लगी हुई है जो अलग से दिखाई देती है। हालांकि इस नाम को लेकर कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि नामवर सिंह से पहले विष्णु खरे ने ये पद नाम उन्हें दिया, ये विशेषण उन्हें दिया। तो इस तरह के बहुत सारे विशेषण उनके लिए दिए गए हैं जिनके अपने अलग अलग निहितार्थ हैं, अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं, अपनी अलग अलग निष्पत्तियां हैं। ये मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह के विषय में हमने डॉक्टर मोनू सिंह से बात की। अब इसके बाद हम डॉक्टर प्रगति से बात करेंगे। उनका शोध का विषय ही शमशेर बहादुर सिंह है। तो हम डॉक्टर प्रगति से जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने शोध कार्य किया अपना, तो आज के संदर्भ में जो अन्य जो कवि हैं, प्रगतिशील हैं या नई कविता के कवि हैं, उनसे अलग आपको शमशेर बहादुर सिंह के साहित्य में क्या मिलता है? पहले तो धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया और चूंकि मेरे शोध का विषय भी है। और सर शमशेर पे मैंने अध्ययन इसलिए किया क्योंकि शमशेर जो है दूसरा शतक के बहुत प्रगतिशील कवि हैं और अन्य कवियों से भी भिन्न है। वो क्यों भिन्न है? सर एक तो उनके यहाँ कुछ भी परंपरागत कुछ भी नहीं है। हमेशा उनके यहाँ कविता में, उनके यहाँ जो निबंध है, उन्होंने हमेशा नया सृजन किया है। पुरानी परिपाटी को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। दूसरा, उनके यहाँ पे जो कथ्य है, भाषा है, जो बिंब उनके यहाँ पर आते हैं, वो नया रूप लेकर आते हैं। और सर आप भी जानते होंगे जैसे शमशेर जो है हमारे एक पेंटर भी हैं, तो वो कविता में एक पेंटिंग का काम भी करते हैं। उनकी कविता हमें एक पेंटिंग के रूप में नजर आती है। चित्रात्मक शब्दों का उनके यहाँ प्रयोग बहुत देखने को मिलता है, एक तरह से बिंब बनाते हैं अपने कविताओं में, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करता है। और
ऐसा भी नहीं है कि वो जन चेतना उनमें नहीं हो या जन समुदाय के प्रति उनका ध्यान ना गया हो। वो भी उनके यहाँ पर गहरी छाप उनके निबंधों में, उनकी कविता में, उनके लेखों में हमें देखने को मिलती है। चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो स्त्री है, तो उसकी मन को भी उन्होंने समझा है, जो उनके साहित्य में हमें चारों ओर परिलक्षित होता है। और एक खास बात जो मैंने इस अध्ययन के दौरान समझी, शमशेर जो है एक हिंदी और उर्दू में, दोनों भाषाओं में एक पुल का काम करते हैं। वो समान भाव दोनों भाषाओं के प्रति रखते हैं और ऐसा एक पुल का निर्माण करते हैं कि कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं रहा है। वो जिस एक उनका निबंध है वो समान भाव से लिखते हैं। अगर वो हिंदी कवि पर लिख रहे हैं, हिंदी लेखक पर लिख रहे हैं, उतना ही समान भाव उनके उर्दू साहित्यकारों पर हाँ, भी वो लिख रहे हैं। उर्दू साहित्यकारों के प्रति भी उनका समान भाव रहता है। और सर यही चीजें थी